हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस भाई चौहान सर में। सबसे पहले हमने जीएस के अंतर्गत ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया है। तो हिस्ट्री हमने पहले इसलिए नहीं ली है कि पहले ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेते हैं तो हिस्ट्री ज़्यादा समझ आती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 6 to 12th पहले कंप्लीट स्टडी करेंगे एनसीईआरटी की, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे सिविक्स है, चाहे साइंस है, कुछ भी है, उसको 6 to 12th पहले कंप्लीट करेंगे ताकि बेसिक नॉलेज हो जाए। इसके बाद हम एडवांस में चलेंगे। तो हर वीडियो को ध्यान से देखना, बेसिक से देखना, मतलब जो बेसिक से हमने स्टार्टिंग की है, चाहे हमने जब स्टार्टिंग की है 6th क्लास से, तो 6 to 12th क्रम से देखना वीडियो को। इसके बाद हम देखते हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी में ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने पहला चैप्टर कर लिया था, भूगोल विषय में हमने पहला चैप्टर कर लिया था 6ठी क्लास का। तो अब दूसरा चैप्टर आता है, दूसरा चैप्टर है, इसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो हम पहले देखते हैं जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी का आकार अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, पूरी तरह से गोल नहीं है। ये ध्रुवों पर चपटी है, ध्रुवों पर चपटी है और बीच में उभरी हुई है कुछ। तो इसको हम एक गोले का आकार, स्फेरिकल रूप में नहीं कह सकते, इसको गोले के आकार में इसको नहीं कह सकते। अब देखते हैं इसका आकार। तो ये जो पृथ्वी है, अब इसका ही एक, आप बच्चों ने देखा होगा, कभी अपने घर पे देखा होगा कि घर पे, किसी के घर पे भी होता है, या स्कूल में देखा होगा, ग्लोब को देखा होगा। ग्लोब से इसके आकार का हमें सही पता लगता है। ग्लोब पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब इसका प्रतिरूप है, मतलब पृथ्वी किस तरह की है उस हिसाब से इसको दिखाया गया है, ग्लोब को उसी शेप में किया गया। ग्लोब भी अलग अलग आकार के होते हैं ग्लोब। कुछ ग्लोब ऐसे होते हैं कि बहुत बहुत बड़े आकार में, तो उनको तो ये है कि कहीं बाहर भी ले जा नहीं सकते हैं आसानी से। लेकिन कुछ ग्लोब होते हैं वो पॉकेट टाइप के होते हैं, तो उस ग्लोब को आप पॉकेट में रख के ले जा सकते हो। अब देखते हैं हम कि ग्लोब कुछ होते हैं ऐसे कि जिनमें हवा भरी जाती है, हवा भर के उस ग्लोब को हम देख सकते हैं। तो ग्लोब पे हम पृथ्वी के रूप को देख सकते हैं, पृथ्वी पे कहाँ क्या चीज़ है, कहाँ जल है, कहाँ स्थल मंडल है, कहाँ क्या है, कहाँ कौन सा देश है, इस तरह से हम इसका पता लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जो जल वाला हिस्सा है उसको जलमंडल, और जो पृथ्वी पर स्थल वाला हिस्सा है वो स्थल मंडल है। वायु को अभी छोड़ो, वो तो अलग टॉपिक हो जाएगा हमारा, वायु वाला जो वो वायुमंडल है। अब हम देखते हैं आगे कि पृथ्वी जो है, मैं आपको दिखाता हूं, ये है पृथ्वी का प्रतिरूप, वास्तविक प्रतिरूप, ग्लोब है ये ग्लोब है। इस ग्लोब में क्या होता है कि इसके अंदर से एक निडल, मतलब सुई, इसके यहां से यहां तक इसमें पार होती है। ये सुई पृथ्वी में पार नहीं होती है, ये काल्पनिक है, काल्पनिक रेखा मान ली जाती है। इस ग्लोब में ये सुई यहां से यहां तक पार होती है, इसको हम बोलते हैं पृथ्वी की अक्ष। और ये इसकी जो अक्ष है, ये इस अपनी अक्ष के चारों तरफ, अपनी अक्ष के चारों तरफ फ्रीली घूम सकती है, इस तरह से, मतलब इस तरह से घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ। ऐसा समझो जैसे कुम्हार का चाक घूमता है, इस तरह से ये घूम सकती है, पश्चिम से पूरब की तरफ को घूमती है ये। अब इसमें देखते हैं, ये यहां से यहां तक ये अक्ष होगी। अच्छा, अब ये जो सुई है, इस पृथ्वी को जहां, जिन बिंदुओं पर पृथ्वी के इस तल को, बाहरी इस तल को जिन बिंदुओं पर ये टच करती है, स्पर्श करती है, वो होते हैं इसके ध्रुव। तो ये जो है, ये ऊपर वाला, ये उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब इसमें क्या है कि इसके बीच में, ये पृथ्वी के बीच में, यहाँ
बिल्कुल यहां बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा, इस तरह से चारों तरफ एक काल्पनिक रेखा खींच दी जाए तो इसको बोलते हैं हम विषुवत वृत्त। ये बोला जाता है हमारा विषुवत वृत्त। ये विषुवत वृत्त होता है इसका नाम, मतलब इसके बिल्कुल मध्य में ये इस तरह से काल्पनिक वृत्त खींच दिया जाए, इसको विषुवत वृत्त कहते हैं। ये हमारी भूमध्य रेखा भी होती है, इसको भूमध्य रेखा बोला जाता है। अब इस विषुवत वृत्त के अगर हम उत्तर में देखते हैं, इसके ये मानो इस विषुवत वृत्त ने इसके दो हिस्से कर दिए, इसके यहां से बीच में से दो हिस्से कर दिए, तो ये इसको जो ऊपर वाले को बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब गोला का आधा, गोलार्ध, हेमिस्फेयर। इसके ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और इसके दक्षिण वाले हिस्से को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर, इसको बोला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं, अब यहां से देखते हैं, यहां से जब हम देखेंगे, यहां से जब ध्रुवों की तरफ चलेंगे, मानो उत्तरी ध्रुव की तरफ चलते हैं हम, यहां से, ये मैंने किया, यहां से ऐसे उत्तरी ध्रुव की तरफ चलते हैं तो यहां से यहां तक का जो होता है वो 90 डिग्री एंगल बनता है। ऐसे यहां से ऐसे इधर जाके 90 डिग्री बन जाता है, तो इसको बोला जाता है, ये ध्रुव है, ये 90 डिग्री नॉर्थ, और अगर इधर को आते हैं हम, ये 90 डिग्री मतलब 90 अंश दक्षिण, या 90 डिग्री जो बोला जाएगा साउथ। इसके बाद अब देखते हैं, अब ये देखते हैं कि इसी के समांतर ये जो विषुवत वृत्त है, इसी के समांतर अन्य वृत्त हैं, 1-1 डिग्री के अंतर पर, इस तरह से ये समांतर होती है, ये रेखाएं इस तरह से समांतर खिंचे होते हैं ये वृत्त। ये यहाँ पे तो इसी के जस्ट ऊपर दूसरा है, इससे ऊपर फिर अगला है, फिर अगला है, इस तरह से ध्रुवों तक, ऐसे नीचे ध्रुवों तक ये रेखाएं खिंची होती है। इनको ये समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर खिंचे होते हैं ये वृत्त, समांतर रेखाएं होती है। इन समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ये समांतर रेखाएं होती है हमारी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के जो जोन्स होते हैं, कटिबंध, पृथ्वी के कटिबंध, इसके लिए मैं एक फिगर बनाता हूं, तब मैं आपको समझाता हूं। ये मैंने फिगर बनाई है, इस फिगर में बताता हूं। ये जो पृथ्वी के बीचों बीच है, बिल्कुल मिडिल में, ये हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। इसको इक्वेटर बोला जाता है। सारी चीजें नहीं लिख रहा हूं, ये लिख लेना, इक्वेटर भी बोला जाता है। अब इस इक्वेटर के, अब ये देखना कि अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये उत्तरी अक्षांश हैं सारे, चाहे ये है, कोई सा भी है, नीचे की तरफ दक्षिणी अक्षांश है, सॉरी। अब इसमें देखते हैं हम जब भी बोलेंगे कि डिग्री इतने डिग्री, 10 डिग्री या 20 डिग्री या 30 डिग्री, उसके साथ हम उत्तरी या दक्षिणी जरूर बोलेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं लगेगा, क्योंकि 20 डिग्री ऊपर भी है और 20 डिग्री नीचे भी है, 50 डिग्री ऊपर भी है, 50 डिग्री नीचे भी है, ऐसे 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री नीचे। 90 डिग्री ऊपर का मतलब उत्तरी ध्रुव और नीचे का मतलब दक्षिणी ध्रुव। अब इसमें हम देखते हैं कि हम बोलते क्यों हैं, जैसे हमारा जो वो है महाराष्ट्र में चंद्रपुर जगह है, चंद्रपुर है, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में, और एक है
होरिजोंटे, बेलो होरिजोंटे ये है दक्षिण अमेरिका में। ये भी 20 डिग्री पे है, 20 डिग्री अक्षांश पे है ये भी चंद्रपुर, और बेलो होरिजोंटे भी 20 डिग्री अक्षांश पे ही है। लेकिन अगर हम देखते हैं बेलो होरिजोंटे जो है इंडिया में, ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, 20 डिग्री उत्तर की तरफ। लेकिन बेलो होरिजोंटे दक्षिण अमेरिका में जो है वो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, इसलिए हम इसमें उत्तरी और दक्षिणी जरूर बोलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसे बताने से पहले मैंने ये बात इसलिए बताई, उत्तरी और दक्षिणी। अब इसके बाद जो आता है हमारा भूमध्य रेखा, या इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं और इक्वेटर भी बोला जाता है इसको। इसके बाद अगर हम 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण में देखते हैं, इसको बोला जाता है कर्क रेखा। यह है हमारी कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में है मकर रेखा। ये मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये बोला जाता। अब इसके बाद ये 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण। ये तो चीजें सब समझ गए कि पहले तो बिल्कुल ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे हमारी भूमध्य रेखा। इसके बाद में 23.5 डिग्री उत्तर में अगर देखते हैं हम तो कर्क रेखा, और यहां मकर रेखा। 66.5 डिग्री पे चलते हैं अगर हम, ये हो गया हमारा, यहां लिख देता हूं इसको, उत्तरी ध्रुव व्रत। उत्तरी ध्रुव व्रत है ये, दक्षिणी ध्रुव व्रत है ये। अब इसके कटिबंध को हम देखते हैं, कटिबंध कैसे होते हैं। हम देखते हैं कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, ये दोनों 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में दिन में एक बार सूर्य सिर के ऊपर जरूर होता है। लेकिन इसके अलावा सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं आता है, सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं। इन दोनों के बीच, कर्क और मकर रेखा के बीच में सूर्य की रेखा इस पूरे एरिया में, यहां से यहां तक, ये जो जितना भी एरिया, ये पूरा एरिया, ये डॉटेड जो है डॉटेड एरिया, इस डॉटेड एरिया में ये सन की रेज डायरेक्टली पड़ती हैं, डायरेक्ट पड़ती हैं, सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं। तो इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध, इसको बोला जाता है हमारा ये उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध इस पूरे एरिया को, यहां से यहां तक, ये पूरा एरिया, इसको हम इंग्लिश में, चलो लिख देता हूं मैं, टॉरिड जोन भी बोलते हैं, टॉरिड जोन, इसको बोला जाता है टॉरिड जोन। अब इसके बाद हम देखते हैं इस वाले अगले एरिया को, 23.5 डिग्री उत्तरी से 66.5 डिग्री उत्तरी तक, ठीक है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी से 23.5 डिग्री दक्षिणी तक, या कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुवव्रत के बीच, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुवव्रत के बीच का एरिया,
ये वाला एरिया। अच्छा, इस एरिया को बताने से पहले एक बात बता दूं, यहां ध्यान रखना, यहां टेम्परेचर हाई रहता है। यहां इस वाले एरिया में जो हमारा था उष्ण कटिबंध टॉरिड जोन में वो रहता है टेम्परेचर हाई। इससे फिर इधर को चलते फिर नॉर्मल, इससे कुछ कम हो जाता है टेम्परेचर, फिर आगे चल के बिल्कुल कम हो जाता है, ऐसे इधर। तो ये जो है कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव व्रत, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच का जो एरिया है, इसको बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध, या इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। ये टेम्परेट जोन बोला जाता है, ये वाला भी और ये वाला भी। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि किसी एक को ही बोल रहा हूं मैं। ये टेम्परेट जोन है तो ये भी टेम्परेट जोन ही है हमारा, TZ लिख दिया मैंने, टेम्परेट जोन है ये। इसके बाद अब बचा हमारा लास्ट, ये हमारा साउथ पोल है, यहां हमारा ये नॉर्थ पोल है। अब देखते हैं उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव के बीच का एरिया, दक्षिणी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव के बीच का एरिया, ये वाला, ये एरिया, ये वाला एरिया, इतना, इसको बोला जाता है शीत कटिबंध। या इसको बोल देते हैं हम फ्रीजिड जोन। ये मान के चलो कि फ्रीजर में बैठ गए, फ्रीजिड जोन। बहुत ही मतलब ज्यादा, बहुत ही कम टेम्परेचर रहता है, बर्फ जमी रहती है, ये मान के चलो। तो इस तरह से ये इसके अर्थ के हमारे जोन हो गए, कहाँ क्या है, किस जगह क्या है, ये चीज सब ध्यान रखना। और इनकी जरूरत हो तो इनको भी लिख देता हूं मैं। ये इक्वेटर बोली जाती है, इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया, और कोई समस्या हो तो बताना। तो ये इसके जोन हो गए पृथ्वी के। कटिबंध, जोन का मतलब कटिबंध, कहां कैसा टेम्परेचर रहता है, ये इसके कटिबंध है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम देशांतर, लॉन्गिट्यूड। अक्षांश को लैटिट्यूड बोला जाता है, मैंने बताया नहीं था, ध्यान रखना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। अब जैसे हमने अक्षांश को देखा था, बीच में से एक भूमध्य रेखा, उसके समांतर अन्य रेखाएं, भूमध्य रेखा, उसके समांतर अन्य रेखाएं, इस तरह से। तो वो समांतर जो रेखाएं सारी, वो अक्षांश है। अब देशांतर की बात आती है। अगर देखा जाए खाली किसी भी बिंदु की स्थिति या किसी भी जगह की स्थिति बताने के लिए हमारे लिए अक्षांश ही पर्याप्त नहीं है। अब अगर यहां से देखें, हम यहां से मानो 20 डिग्री उत्तर चलेंगे या 20 डिग्री दक्षिण, चलो मान के चलो 20 डिग्री उत्तर ही चलते हैं हम। 20 डिग्री उत्तर चले तो 20 डिग्री उत्तर यहां भी है और 20 डिग्री उत्तर यहां भी है। कैसे पता लगेगा कि ये वाली जगह है 20 डिग्री उत्तर या ये वाली जगह 20 डिग्री उत्तर? कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें देखना होता है लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर रेखाएं। देशांतर देखते हैं। देशांतर में क्या होता है कि हम इसे पूरब और पश्चिम में डिवाइड करते हैं कि इतने डिग्री पूरब या इतने डिग्री पश्चिम, और इतने डिग्री उत्तर या इतने डिग्री दक्षिण। तो किसी भी बिंदु की या किसी भी जगह की स्थिति बताने के लिए हमें यह भी बताना होगा वो जगह उत्तर में है, उत्तरी अक्षांश पे है, और वो जगह फिर हमारी उसमें है या दक्षिणी अक्षांश में, या वो
ये अक्षांश का पूछ लिया हम ना, इसके बाद बताएंगे कि वो इतने डिग्री पूरब में या इतने डिग्री पश्चिम में, ये हमको बताना होगा। इसमें हम देखते हैं कि अक्षांश रेखाओं को इस तरह से, यहां से ध्रुवों से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जो रेखाएं हैं इस तरह से, ये भी इस तरह से होती हैं रेखाएं जैसे ये। तो ये रेखाएं होती हैं हमारी देशांतर रेखाएं, यहां से यहां को जोड़ने वाली। तो इस तरह से ये रेखाएं खिंची हुई होती हैं इस पर चारों तरफ को, ये हमारे देशांतर होती हैं। अब देशांतर के बारे में हम आगे समझते हैं। तो अब देशांतर रेखाएं हमारी कितनी होती हैं ये सब देखेंगे हम। काउंटिंग अगर देखी जाए तो हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं, हमारी जो अर्थ थी, अर्थ पे हमने किया था ये भूमध्य रेखा, इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर एक एक डिग्री पे एक एक रेखा खींची गई है। तो एक एक डिग्री पे कहां तक पहुंच गए हम? 90 डिग्री तक। यहां से देखो हम 90 डिग्री तक इधर पहुंच गए, और इधर भी हम एक एक डिग्री पे एक एक रेखा खींचती है और 90 डिग्री हम इधर पहुंच गए। तो कुल मिलाकर कितनी, हर डिग्री पे एक, तो 180 रेखाएं। अब 180 तो एक डिग्री वाली हो गई, एक एक डिग्री के डिफरेंस पे। लेकिन जो ये एक बीच वाली है इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, एक ये हो गई, तो अक्षांश रेखाएं हो गई हमारी 181, 181। बात आई देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं जो हैं वो होती हैं हमारी 360, 360। अर्थ पे देखते हैं हम, ये है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं, मानो यहां से एक रेखा, फिर दूसरी रेखा, फिर तीसरी रेखा, एक एक डिग्री पे लेके चलो, चौथी, पांचवी, यहां से लेके यहां तक इसके ऐसे पार ऐसे हो जाएंगे, तो ये 180 हो जाएंगे रेखा। जो हमारी 0 डिग्री वाली रेखा, पहली 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो यहां से यहां तक ऐसे आएंगे हाफ सर्कल पे, ये हमारी हो जाएंगी 180 रेखाएं। और सेम ही इस सेम सर्कल में इधर भी हमारी 180 हो जाएंगी, ये हो जाएंगे 360। जो 360 डिग्री वाली रेखा है वो, सॉरी 180 डिग्री वाली रेखा है, वो 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट में है। इधर 0 डिग्री, तो इधर 180 डिग्री, इस तरह से होती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा देशांतर और समय। अब इसमें देखते हैं कि हमारे जो समय की गणना होती है वो किस तरह से होती है। हमें मानक समय भी लेना पड़ता है, मानक समय के अनुसार चलते हैं हम। तो इसके लिए लंदन का जो एक ग्रीनविच जगह है, लंदन ग्रीनविच में, ग्रीनविच वाले उसको एक मानक समय रेखा माना गया। रेखा कुछ नहीं है वहां, मतलब काल्पनिक। लंदन के ग्रीनविच में जो माना गया है, तो उसको माना गया है मानक समय रेखा। अब इसमें क्या होता है कि उससे अगर उसमें देखते हैं कि अर्थ हमारी कितने डिग्री कितने मिनट में घूमती है, इस तरह से देखा जाए तो जो हमारी पृथ्वी है वो 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा देती है अपनी धुरी पर, अपनी अक्ष के चारों ओर। 24 घंटे में एक चक्कर, तो एक पूरा चक्कर लगाया तो पूरे 360 डिग्री मूव हो गई पृथ्वी, 360 डिग्री घूम गई। अब 360 अगर देखते हैं, पूरा करके बताता हूं, 360 डिग्री घूमने में लगा समय 24 घंटे। 24 घंटे, तो इसकी हम बना लेते हैं मिनट। 24 × 60, इतने मिनट जो है पृथ्वी घूम जाएगी 360 डिग्री। अब लिखते हैं, अगर हम निकालते हैं 1 डिग्री घूमने में लगा समय, जानते हो यूनिटरी मेथड होता है, एक एक नियम, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे 360 से,
24 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 360। ये देखा जाए तो 0 से 0 कट जाती है, 6 से 6 जा 36, और इस 6 से इसको काटेंगे 6 4 जा 24, मतलब 4 मिनट, 4 मिनट्स, 4 मिनट लगते हैं कितने, 1 डिग्री घूमने में। 1 डिग्री अगर हमारी अर्थ घूमती है तो उसको 4 मिनट का टाइम लगता है 1 डिग्री घूमने में। अब अगर हम देखते हैं कि वो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा से पूरब में और पश्चिम में, तो मानक समय रेखा से अगर 10 डिग्री पूरब में चले जाते हैं या 10 डिग्री पश्चिम में चले जाते हैं, तो पूरब वाला समय आगे होगा, इससे आगे होगा, और पश्चिम वाला जो समय होगा वो इससे पीछे होगा। जैसे हमारा भारत का समय है, भारत का समय जो देखते हैं उससे 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। तो देख लेते हैं कि उस मानक समय रेखा से हम कितने डिग्री पूरब में हैं या कितने डिग्री पश्चिम में हैं। अगर हम देखते हैं कि अगर जो मानक समय रेखा से जो कोई भी स्थान है, मान के चलो 5 डिग्री, थोड़ा और ये ले लो 25 डिग्री, 25 डिग्री मान के चलो पूरब में है, तो 25 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, 25 मल्टीप्लाई 4, 100 मिनट, 100 मिनट। तो वो जो समय है उस स्थान का जो 25 डिग्री पूरब में है, उस स्थान का जो समय है वो 100 मिनट आगे है इससे। 100 मिनट आगे का मतलब 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट आगे, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा हो गया, फिर आगे 40 मिनट बची, तो 1 घंटा 40 मिनट आगे, तो वहां 1:40 हो रहे होंगे उस समय, जब जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जहां ग्रीनविच पे उस समय 12 बजे हैं, तो वहां अगर वहां 12 बजे तो वहां 1:40 हो रही होगी। तो हम कितने आ गए हैं ग्रीनविच मीन टाइम से, 5.5 घंटे आ गए हैं। वहां 12 बजते हैं तो हमारे यहां 5:30 बज जाते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। भारत का जो हम देखते हैं मानक समय, मान के चलो ये भारत है, भारत यहां से इस तरह से, यहां से लेके भारत इधर तक, भारत का काफी विस्तार है, यहां से यहां तक भारत का मान के चलो विस्तार है। ये मैंने नक्शा नहीं बनाया, मैं एक बात बता रहा हूं, यहां से यहां तक का विस्तार है। तो क्या हम इस वाले को मानक समय माने या इस वाले को मानक समय माने, ये भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कर सकते, हमारी रेलवे चलती है, रेलवे है हमारी, और भी बहुत सी जगह हैं जिनका हम ऐसा नहीं कर सकते कि अलग अलग समय लें, कि भारत में यहाँ गुजरात में कुछ और समय है या इधर अरुणाचल प्रदेश में कुछ और समय है। ये लेकिन यहाँ से इसके पश्चिम से पूरब तक का जो विस्तार है वो लगभग वो ये 25 है या 75 से लगभग 97 के आसपास तक, वहां से इतना विस्तार है। इतने विस्तार पे हम कैसे कर लें कि यहाँ तो टाइम कुछ और होगा, यहाँ टाइम कुछ और होगा, काफी 1-1.5 घंटा का भी अंतर पड़ जाएगा। अब ये देखें कि हम क्या इसको अलग अलग टाइम लेंगे क्या। यहाँ कोई ट्रेन चल रही है, मान के चलो 12 बजे चल रही है, यहाँ से चल रही है, यहाँ वाली 1:30 बजे चल रही है, वो टाइम दोनों का अलग अलग हो जाएगा। इसके लिए हमने इसको 82.5 डिग्री, इसके मिड वाले को 82.5 डिग्री पूर्व ईस्ट को मान लिया हमने मानक समय रेखा, भारत की केवल, तो इसको मानक समय मान लिया। अब 82.5 डिग्री को देखते हैं, अगर हम 82.5 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई 4, कितना आगे देखते हैं। तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 10 और 4 अट्ठे 32
और 33 पॉइंट, ये खत्म। 330 मिनट, 330 मिनट। तो सीधा सीधा हिसाब लगा लेते हैं अगर हम, तो चलो वैसे डिवाइड करके देख लो। 330 डिवाइड बाई 60, 5 जा 300, बचे 30। 5 बार तो पूरा पूरा गया, ये 30 बचा रिमाइंडर इसमें। तो 5 घंटे 30 मिनट ये ग्रीनविच से आगे है। ग्रीनविच हमसे 5 घंटे 30 मिनट पीछे है, पीछे 82.5 डिग्री पीछे है, मतलब हमारे मानक समय रेखा से देखा जाए तो अगर वहां बजते हैं 12 तो यहाँ 5:30 हो जाएंगे भारत में। तो भारत की एक ही मानक समय रेखा मान ली गई है, वो 82.5 डिग्री पूर्व वाली को। अब हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है। वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरी देखना। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर करना, दोस्तों तक पहुंचाना, सभी को लाभ हो इसका। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूं। धन्यवाद।